भारतीय संस्कृति के मूल ग्रंथ हैं चार वेद। समस्त ब्रह्मांड के संविधान का स्वरूप चार वेद ईश्वर की वाणी है, जिसमें मनुष्य के लिए ईश्वर ने आदेश दिए हैं, दुनिया में जीवन जीने के लिए आवश्यक नियम बताए हैं। चार वेदों के विषय हैं क्रमशः ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान। स्वामी दयानंद का उद्घोष था, भारत को जानना है तो वेदों की ओर लौटो, वेदों का परिचय प्राप्त करो, वेदों की शिक्षा को अपनाओ, क्योंकि वेद भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का मूल है। नमस्कार, सुप्रभातम कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम अपने नए दिन की शुरुआत नए सकारात्मक विचारों के साथ करते हैं। तो चलिए नई ऊर्जा के साथ कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत। मैं हूं लता वशिष्ठ आपके साथ। वेदों में सर्वप्रथम वेद ऋग्वेद है, जिसका विषय ज्ञान है, अर्थात 10 मंडलों में विभाजित ऋग्वेद में ब्रह्मांड से संबंधित विषयों का ज्ञान है, जिसका पहला मंत्र है अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। इस मंत्र में अग्निरूप भगवान की स्तुति की गई है। वेदों के बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारियों से आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, बृहस्पतिवार, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। सनातन संस्कृति के स्रोत ग्रंथ वेदों में क्रमशः दूसरा वेद है यजुर्वेद, जिसमें कर्मकांड का उल्लेख है। 40 अध्यायों वाले यजुर्वेद के पहले मंत्र में मनुष्य के लिए कल्याण तथा ऐश्वर्य की कामना की गई है और ऐसे कर्म नियम बताए गए हैं जिसका पालन कर मनुष्य की कामनाएं पूर्ण हो और वो प्रसन्न रह सके। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कर्म नियम पर आधारित जानते हैं आज का सुभाषित। सुभाषितेन गीतेन युवतीनां च लीलया मनो न भेद्यते यस्य स योगी ह्यथवा पशुः। जिस मनुष्य का मन अच्छे भाषण से, मधुर गीत से अथवा युवतियों की लीला से नहीं खिलता, वह निश्चित रूप से एक योगी है अथवा एक पशु। A person whose mind does not blossom by an eloquent speech, a melodious song, and the elegance of young women is surely a yogi or an animal. वेद क्रम में तीसरा वेद है सामवेद, जिसका विषय है उपासना, ध्यान, जप आदि। सामवेद को संगीत वेद भी कहा जाता है। वेदों का ही अनुसरण कर ऋषि मुनियों, संत महात्माओं ने उपासना की, भगवान की संगीतमय स्तुति की और समाज को सच्चा मार्ग दिखाया। सुप्रभातम में अब समय है भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग का, जिसमें आज बात करेंगे बौद्ध युग में कला और शिल्प के विकास के बारे में। पौराणिक ग्रंथों में कला एवं शिल्प के उन्नयन के साक्ष्य दृष्टिगत होते हैं। प्राचीन भारत में जनमानस कला एवं कलात्मक प्रणयनों से अधिक रुचि लेता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलनों एवं बौद्ध एवं जैन धर्मों के उद्गम ने न केवल प्राचीन साहित्य लेखन में योगदान दिया, बल्कि कला एवं शिल्प के क्षेत्र में भी नवीन उद्भावनाओं एवं शैलियों का स्रोत बनकर नवीन संकल्पनाओं को उद्भासित किया, जिसका सुंदर परिणाम स्थापत्य, मूर्तिकला, शिल्पकला और चित्रकला में परिलक्षित हुआ। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में अनेक ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जो तत्कालीन शिल्प एवं कला पर बौद्ध प्रभावों को व्याख्यायित करते हैं। बौद्ध युग में शिल्पकारी को निश्चित ही प्रमुख स्थान प्राप्त था। तत्कालीन वाणिज्य तथा उद्योग इन्हीं शिल्पों पर आश्रित था। अतः शिल्पकार को समाज में सम्मानीय माना जाता था। तामांज फल सूत्र में 25 मथुरा शैली के
शिल्पियों ने बुद्ध के जीवन चरित्र पर भी अनेक मूर्तियों का निर्माण किया। इसका विवरण समंत्रफल सुत्त में स्तूप प्राप्त होता है। इसी तरह महावंश नामक बौद्ध ग्रंथ में उल्लेखित है, स्तूप निर्माण एक उल्लासमय व स्फूर्तिदायक आयोजन होता था, जहां अनेक व्यक्ति भाग लेते थे। मौर्य काल में अशोक के समय कई स्तंभ बनाए गए। सम्राट अशोक जब अपने आप को बौद्ध धर्म में परिणत किया, तब वो उन सभी स्थानों की यात्रा की जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे और जहाँ जहाँ लगभग भगवान बुद्ध गए थे, उन स्थलों पे उन्होंने स्तंभों का निर्माण करवाया। उन स्तंभों के शीर्ष पर विभिन्न प्रकार के पशु आकृति उकेरी गई, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और कला शैली की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। बौद्ध जातकों तथा अन्य कतिपय पाली ग्रंथों में स्थापत्य विषयक रोचक विवरण मिलते हैं। दीघ निकाय ग्रंथ में 25 मुख्य शिल्पों की चर्चा है। ऐसी दूसरी सूची ब्रह्मजाल सुत्त में है, जिसमें एक विषय वत्थु विद्या अर्थात वास्तु विद्या का प्रतिपादन है। इस शास्त्र के अंतर्गत वत्थु कम यानी भवनों का निर्माण तथा वत्थु परिकम यानी मूर्तियों चित्रों आदि के अलंकरण के विवरण भी प्राप्त होते हैं। बौद्ध काल में चित्रकला भी अपने विकसित रूप में प्राप्त होती है। इनमें भी बौद्ध ग्रंथों की घटनाओं को उपजीव्य बनाकर उन्हें चित्रात्मक कौशल से जीवांत किया गया है। अजंता की गुहाओं से मिले चित्र जातक कथाओं पर आधारित हैं। चित्रकला के अन्य उदाहरण विनय पिटक एवं थेरी गाथा में मिलते हैं। बौद्ध धर्म ने भारतीय कला एवं शिल्प के क्षेत्र में महान योगदान दिया है, जिसके प्रमाण बौद्ध काल में कलाकृतियों एवं भवनों का स्पष्ट वर्णन विभिन्न ग्रंथों में आज भी उपलब्ध है। बौद्ध धर्म ने भारतीय कला और शिल्प को ऐसे उत्कृष्ट आयाम दिए हैं, जिनमें हमारी परंपराओं और संस्कृति के चिन्ह अत्यंत रमणीयता के साथ प्रस्थापित हुए हैं और विश्व भर में अद्वितीय और अतुलनीय स्थान रखते हैं। हमें उन अनाम शिल्पकारों और कलाकारों का आभार व्यक्त करना चाहिए, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत हितों को दरकिनार कर सामूहिक उत्थान को चुना। उन्होंने ऐसी अमर रचनाओं का निर्माण किया, जिनसे भारतीय सांस्कृतिक विरासत ने विश्व मंच पर गौरव प्राप्त किया। जैनेन्द्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारतीय ज्ञान परंपरा के बाद अब जानेंगे स्वास्थ्य प्रभाग में क्या है आज विशेष, लेकिन उससे पहले समय हो चला है एक ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए, पर अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम, जिसमें अब बात करेंगे स्वास्थ्य की। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली रोगों और संक्रमण से बचाव में सहायता करती है और स्वास्थ्य को ठीक रखने में उपयोगी है। लेकिन यदि प्रतिरक्षा तंत्र अपने ही विरुद्ध कार्य करने लगे तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। आइए समझते हैं कि क्या है ये अवस्था और कैसे इसकी संभावना को कम किया जा सकता है। स्वास्थ्य का महत्व हर आयु के व्यक्ति के लिए है। रोगों से बचाव हो तभी स्वस्थ रहना संभव हो सकता है। हमारा रोग प्रतिरक्षा तंत्र संक्रमण और बीमारियों से सुरक्षित रखने में सहायता करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली में अंग, कोशिकाएं, टिश्यू और प्रोटीन इत्यादि शामिल होते हैं। ये सभी तत्व मिलकर मानव शरीर को सही तरीके से काम करने में सहायता करते हैं। कमजोर प्रतिरोधक क्षमता बीमारी के खतरे को बढ़ाती है, साथ ही कोई संक्रमण या बीमारी होने पर जानलेवा साबित हो सकती है। ऑटो इम्यूनिटी की वजह से बहुत सारे ऑर्गन्स में असर आता है। ये मरीज प्रेजेंट करते हैं बुखार के साथ, जो बहुत एक लंबे समय तक रह सकता है। फटीग यानी कि
अनजानी थकान सी रहती है जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता, मुंह में छाले हो सकते हैं, जोड़ों में दर्द हो सकता है, सूजन आ सकती है यानी कि आर्थराइटिस हो सकती है। इसके अलावा आँखों में आंसुओं का सूख जाना, मुंह में लार का नहीं बनना, लेडी में रिकरेंट अबॉर्शन होना, दौरे की शिकायत होना, पैरालिसिस हो सकना, शरीर पे चकत्ते आ जाना, धूप पे जाने पे लाल चकत्ते जो सन एक्सपोज पार्ट्स हैं उसमें हो जाना, और या हाथ की उंगलियों के रंग बदलना, सफ़ेद फिर नीले फिर लाल, ऐसा, इसको हम रेनॉल्ड्स फिनोमेना कह देते हैं। इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली का काम शरीर को किसी बाहरी तत्व जैसे वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी या बीमार करने वाले कारकों से बचाव करना होता है। इसके अलावा ये शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को संक्रमित कोशिकाओं से अलग करने का कार्य करता है, जिससे शरीर पर वायरस या किसी अन्य जीवाणु या विषाणु का असर नहीं होता या उस पर हावी होने से पहले काफी समय तक रोकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता आवश्यक है स्वस्थ और सेहतमंद रहने के लिए, शरीर की मजबूती के लिए, मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए। प्रतिरक्षा प्रणाली मानव शरीर को बीमारियों, संक्रमण और वायरस आदि से लड़ने में सहायता करती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बीमारियों से लड़ने की शक्ति है जो व्यक्ति को सेहतमंद रखने में सहायक होती है। आप में कुछ जीन्स मौजूद हैं और कुछ ट्रिगर्स आ गए तो ऑटो इम्यून की समस्या हो सकती है, और ये बच्चों में भी हो सकती है, बुजुर्गों में भी हो सकती है। ज़्यादातर कॉमनली ये महिलाओं में पाई जाती है इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। किसी भी व्यक्ति के लिए कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता होना चिंताजनक होता है। किसी भी अन्य समस्या की तरह रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना कुछ लक्षण उत्पन्न करता है जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को बार बार सर्दी जुकाम होता है, पेट संबंधी परेशानियां रहती है, चोट लगने पर उसके ठीक होने में समय लगता है, बार बार संक्रमण हो रहे हैं, कमजोरी महसूस होती है या तनाव रहता है, तो ये कमजोर प्रतिरोधक क्षमता का लक्षण हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को अपने शरीर में ऐसे लक्षण नजर आए तो उसे तुरंत विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए और ये जानना चाहिए कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर क्यों है। अपना खान पान अच्छा रखें, मोटापा ना बढ़ने दें। दूसरा, एक्सरसाइज ज़रूर करें, फिजिकल एक्टिविटी करते रहें। फिजिकल एक्टिविटी आपके सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है और आप देखने में भी अच्छे लगने लगते हैं। इसके अलावा योगा को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, अपना खान पान अच्छा रखें। खान पान में कहना चाहिए कलरफुल प्लेट होनी चाहिए जिसमें सब्जियां भी हों, सीरियल्स भी हों, मिल्क प्रोडक्ट्स भी हों। जो नॉन वेज लेते हैं दे कैन ऑल्सो टेक दैट, कोई ऐसा बैरियर नहीं है कि वो नहीं ले सकते। 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी को क्रॉनिक स्ट्रेस के स्टेट में ना रखें। स्ट्रेस छोटा मोटा हम सबको ज़िंदगी में होता है, उस पर काबू पाने की कोशिश करें। बी पॉजिटिव, अगर कोई लक्षण आता है तो उसके इलाज संभव है और आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। विटामिन डी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी अच्छी वाली इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए। किसी भी अन्य समस्या की तरह अपनी इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाया जा सकता है। हमारी जीवन शैली, खान पान, शारीरिक श्रम, तनाव और कुछ अन्य कारक हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करते हैं। यदि आप रोगों से दूर रहना चाहते हैं, संक्रमण से बचाव करना चाहते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर आप बीमारियों से बच सकते हैं और बेहतर स्वस्थ जीवन पा सकते हैं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो आपने जाना आधुनिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है। अब बात करेंगे आयुर्वेद की कि आयुर्वेद के माध्यम से शरीर को किस प्रकार से स्वस्थ किया जा सकता है, और इसके लिए चलते हैं अपने योग प्रभाग में। शरीर में ऊर्जा का संचार हो तो व्यक्ति दैनिक कार्यों को बेहतर रूप से कर सकता है, जिसके लिए योग सहायक है। आइए देखते हैं दिन भर ऊर्जावान रहने के लिए उपयोगी कुछ योगी क्रियाएं। एक समस्या जो विशेष रूप से देखी गई वो ये कि कभी कभी शरीर बिल्कुल आलस्य में आ जाता है, कभी कभी मन ही नहीं करता कुछ करने का। ऐसे में हम अपने शरीर में इंस्टेंटली एनर्जी को कैसे जनरेट करें कि भाई स्वास्थ्य तो ठीक है, तबीयत तो ठीक है, सब अच्छा है, पर बस ऐसा लग रहा है जैसे शरीर गिरा गिरा हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे शरीर का में ऊर्जा ही नहीं बची है। तो सिर्फ 2 बहुत सरल से अभ्यास
इंस्टेंटली आपके शरीर में प्राण शक्ति के प्रवाह को, ऑक्सीजन के प्रवाह को, रक्त के प्रवाह को बढ़ा देने वाले अभ्यास, और ये वो अभ्यास हैं जो एकदम से आपको ऊर्जा देने वाले अभ्यास हैं। गुणिका गति को करने के लिए अगर आप इस तरह से पद्मासन लगा सकें तो बहुत अच्छा है, पर सब लोगों से नहीं लगेगा, तो फिर आप ऐसे अर्ध पद्मासन में आ जाइएगा। अर्ध पद्मासन भी नहीं अगर हो तो इस तरह से चौकड़ी मार करके भी बैठ सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखें कि जिनको सीवियर बैक पेन, सीवियर लोअर बैक पेन या लंबर पेन है वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे, बाकी सब लोग कर सकते हैं। तो इस स्थिति में आना, अपनी दोनों हथेलियों से अपने दोनों घुटनों को पकड़ लीजिए, सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, यानी यहाँ हम माथे को ऐसे छू सकते हैं पर नहीं, ये नहीं करना, सिर्फ यहीं तक रहना, कंफर्टेबल, इजी। यहाँ आकर आप बाईं साइड पीछे जितना जा सकते हैं, दाईं ओर और फिर से आगे, ये पूरा चक्र हो गया एक। फिर एंटी क्लॉकवाइज, दाईं ओर, पीछे, बाईं ओर, आगे और पूरा एक चक्र। ऐसा जब आप 10 बार क्लॉकवाइज 10 बार एंटी क्लॉकवाइज कर ले तो गर्दन को उठाते हुए, सीना उठाते हुए वापस कमर को सीधा करें। है आसान सा काम, और सिर्फ आसान सा काम नहीं है, ये एक ऐसा अभ्यास है जो आपको एक ही समय में ऊर्जा भी देगा और रिलैक्सेशन भी देगा, यानी आपके शरीर में एनर्जी भी बढ़ेगी, कार्य करने की क्षमता भी बढ़ेगी, पर उसी के साथ आपका तनाव भी कम होगा। तो ये अद्भुत अभ्यास आप जरूर कीजिए। दूसरा अभ्यास आ जाता है बिलाव गति का। अब बिलाव गति हमारे प्रजनन अंगों को स्वस्थ रखती है, पर उसी के साथ साथ हमारे स्पाइनल रिलैक्सेशन को दूर करती है, और स्पाइनल रिलैक्सेशन के साथ साथ इंस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी हमारी शरीर से खोपड़ी की ओर, ताकि ब्रेन फिर बॉडी को सिग्नल भेजे दैट यू आर रेडी फॉर द एक्टिविटी, और आपका आलस्य दूर हो जाता है। तो इस स्थिति में आना, यहाँ आकर सांस भरते हुए हिप्स को ऊपर उठाना, कमर को नीचे दबा देना, चेहरा ऊंचा, सीना उन्नत, पूरा इनहेल किया। अब एक्सहेल करते हुए हिप्स को आगे पुश करेंगे, कमर का आर्क बना लेंगे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। ऐसा 10 बार कीजिए और फिर पैरों को ऐसे फैला लीजिए, हिप्स को अपने एड़ियों पर टिका देना। थोड़ी देर इसी मुक्त मेरु आसन में रहेंगे, यानी मुक्त मेरु, स्पाइन को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया है। थोड़ी देर रुकना, फिर धीरे से अपने आसन में बैठ जाना। ये सरल सा अभ्यास, आपने घूर्णिका गति को समझा, बिलाव गति को समझा, मुक्त मेरु आसन को समझा। जब आप रेगुलर बेसिस पर अगर आपको आलस्य रहता है तो आप इसको रेगुलर बेसिस पे तो करें, प्रतिदिन सुबह उठ करके खाली पेट करें, रात्रि सोने से पहले करें, पर खाली पेट। लेकिन जिस वक्त आपका एनर्जी लेवल लो है और आपको लग रहा है कुछ करने का मन नहीं कर रहा, थोड़ा सा ये अभ्यास कर लीजिए। जल का सेवन कीजिए, दिन में एक बार नींबू पानी जरूर पीजिए। ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी को खत्म करता है और आपके अंदर इंस्टेंट एनर्जी लेकर के आता है। और बहुत महत्वपूर्ण है कि 4 से 5,000 स्टेप्स, इतना नहीं, शुरू में 2 से 3,000 स्टेप्स, जितना शरीर की क्षमता है, घर के अंदर ही थोड़ा थोड़ा वॉक जरूर करते रहें। शरीर को एक ही जगह पर बिठा करके ना रखें। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्ते। और कार्यक्रम में अभी समय है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। डॉक्टर दादू, हाँ? ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। सुप्रभातम कार्यक्रम में हम आपको भारतीय संस्कृति के मूल ग्रंथ वेदों का भी संक्षिप्त परिचय बता रहे हैं। वेदों के संक्षिप्त परिचय क्रम में चौथा और अंतिम वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद का विषय है विज्ञान।
शिल्प कला हो या धनुर्विद्या की कला, अंतरिक्ष विज्ञान हो या शरीर मन से संबंधित आयुर्वेद विज्ञान, सभी का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। तो चलिए इसी क्रम के साथ आयुर्वेद प्रभाग में आज जान लेते हैं महिलाओं के स्वास्थ्य पर आधारित आयुर्विज्ञान का सूत्र। नारी स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है। आयुर्वेद कहता है कि यदि स्त्री का स्वास्थ्य सही है तो घर, बच्चों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, बच्चों का जन्म भी उत्तम श्रेणी का होता है। आज के समय में PCOS, मेनोरेजिया, अत्यधिक ब्लीडिंग मेंस्ट्रुएशन टाइम में देखने को मिल रही है। आयुर्वेद 5000 सालों से इसको समाधान के रूप में गिलोय का प्रयोग अति उत्तम रूप से बताया गया है। गुडुच्याम रसम किम वा वरी भवम, जिसके पास में गुडुचि हो उसे किस बात की चिंता। यदि किसी भी स्त्री को लोहित प्रदर मतलब अत्यधिक ब्लीडिंग हो मेंस्ट्रुएशन में, या जो आज के समय में PCOS इत्यादि की समस्याएं हैं, कहते हैं यदि आप 1 अंगुल जितना बड़ा प्रमाण की गुडुचि ले लें और इसको पीस करके इसका रस निकाल लें और इसमें थोड़ा सा या आधा चम्मच मधुरम मतलब मुलेठी का चूर्ण मिलाएं और थोड़ा सा यदि डायबिटीज नहीं है तो आप धागे वाली मिश्री को डाल करके इन सब को मिला के यदि आप आधा ग्लास या 50 ml तंडुलोदक चावल के माड़ में या चावल के पानी में मिला करके सुबह और शाम या आपके वैद्य के निरीक्षण में आप इसका प्रयोग करते हैं तो निश्चित मानिए कि बहुत चिर समय से रहने वाला लोहित प्रदर, जहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल में अत्यधिक ब्लीडिंग की समस्या है, उससे निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त करी जा सकती है अथवा लाभान्वित तो हुआ ही जा सकता है। निश्चित रूप से गिलोय और मुलेठी का प्रयोग स्त्रियों के लिए वरदान सिद्ध होता है। और अब आपको ले चलते हैं संस्कृत पाठशाला की कक्षा में और जानते हैं डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र से कि संस्कृत के किस शब्द का अभ्यास आज करा रहे हैं। नमो नमः। संस्कृत पाठशालायां सर्वेषामस्तु स्वागतम्। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला में हम इन दिनों चर्चा कर रहे हैं शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन के बारे में। आज शुद्धता और अशुद्धता के बीच भेद बताने वाली संस्कृत पाठशाला की कक्षा में बात द और ध इन 2 अक्षरों से संयुक्त कुछ शब्दों के शुद्ध लेखन और उच्चारण की। हम देखते हैं कि द और ध इन 2 अक्षरों से संयुक्त संस्कृत के मूल शब्दों को कम से कम हम शुद्ध बोल तो देते हैं, पर लेखन में कई बार अशुद्धि दिख जाया करती है। और यह अशुद्धि लेखनगत और प्रादेशिक व्यवहार के होने के अतिरिक्त टंकण से जुड़ी प्रविधि की विषमता के साथ भी दृष्टिगत होती है। ऐसे में बहुधा यह होता है कि उस लेखन को ही आधार बनाकर शब्दों के शुद्ध प्रयोक्ता भी संदेह में आ जाते हैं और फिर न केवल लेखन में ही बल्कि उच्चारण या वाचन में भी अशुद्धि आ जाती है। अस्तु, तो हम इन्हीं अशुद्धियों की ओर आप सभी का ध्यान कर रहे हैं आकृष्ट, क्योंकि संस्कृत भाषा सीखने के क्रम में यदि आप सर्वप्रथम शब्दों की शुद्धता के ज्ञान से स्वयं को जोड़ लें, तब ही अत्यंत परिष्कृत, तार्किक और वैज्ञानिक संस्कृत भाषा को कहीं अधिक सरलता से आप आत्मसात कर सकेंगे। तो आइए इस क्रम में आज हम द और ध इन 2 अक्षरों से जुड़े शब्दों को आपके समक्ष रखते हैं। द और ध इन 2 अक्षरों से जुड़े शब्दों के उदाहरण के क्रम में हम पहला शब्द ले रहे हैं शुद्ध। लेखन में यदि द और ध के संयोग में जब हम अपनी अनवधानता या टंकण से जुड़ी प्रविधिगत समस्या के कारण क्रम परिवर्तन कर दें, अर्थात ध को पहले और द को बाद में व्यवहारित समझने लगें, तब हम शुद्ध को शुद्ध लिख और बोल जाते हैं, जो कि होता है अशुद्ध। शुद्ध तो द और ध इस क्रम से जुड़ा शुद्ध शब्द ही है। इसी क्रम में दूसरा उदाहरण है प्रसिद्ध। यहाँ भी यदि हम द और ध के संशुद्ध क्रम को असावधानीवश परिवर्तित स्वरूप में समझ जाएं, तो हो जाएगी हमसे अशुद्धि, अर्थात प्रसिद्ध को प्रसिद्ध इस स्वरूप में यदि हम लिख जाएं या लिखा पाएं,
तब हम कई लोगों को इस शब्द के शुद्ध स्वरूप के विषय में भ्रांत कर जाएंगे। तो ऐसा हमसे चाहे अनचाहे न हो, एतदर्थ अपने विवेक का प्रयोग यदि स्वयं कर लिया जाए या संस्कृत पाठशाला की आज की कक्षा में बताए जा रहे शिक्षण बिंदु को यथासंभव आप याद रख सकें तो अवश्य ही ऐसी अशुद्धि नहीं होगी। अर्थात प्रसिद्ध को प्रसिद्ध इस स्वरूप में न समझकर या न लिखकर हम प्रसिद्ध अर्थात द और बाद में ध इस अक्षर विन्यास से युक्त शब्द प्रसिद्ध का ही लेखन और तदनुसार शुद्ध उच्चारण करेंगे। ऐसे ही जहां द और ध इन दो अक्षरों की उपस्थिति है, उन शब्दों में एक शब्द युग्म जो अधिक व्यवहार में है वह है रिद्धि सिद्धि। यहाँ भी हम में से कई द और ध के सर्वथा शुद्ध अक्षर विन्यास को अनवधानतावश या हमने आपको पहले ही बताया कि टंकण से जुड़ी प्रविधि के अशुद्ध प्रयोग के कारण परिवर्तित कर जाया करते हैं। अर्थात ध को पहले और द को बाद में समझकर लिख और बोल भी जाया करते हैं। और ऐसे ही संस्कृत के इस शब्द का या कहें कि संस्कृत के इस मूल शब्द का स्वरूप हम विकृत कर जाते हैं। तो हम ऐसा न करें, अर्थात यहाँ रिद्धि सिद्धि को रिद्धि सिद्धि ऐसा न लिखें और न ही बोलें, बल्कि हमें इसका शुद्ध स्वरूप अर्थात रिद्धि सिद्धि यह रहे याद, तो हम कर सकेंगे संस्कृत के संस्कृतत्व की सुरक्षा और संरक्षा। तो हम शब्दों के शुद्ध उच्चारण और लेखन में रहें अधिक साकांक्ष। इसी उद्देश्य के साथ ही हम संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आपको बताते चले आ रहे हैं कि संस्कृत को सीखने की पहली सीढ़ी या सोपान को हमें कर लेना है पहले पार, अर्थात शब्दों के शुद्ध लेखन और उच्चारण में बनना है हमें अधिक कुशल। इसे आप सदैव अपना लक्ष्य बनाएं। इसी निवेदन के साथ अद्यतन कक्षायाम एतावदेव। पुनरपि आयास्यामि इतोपि किमपि अधिकम् अवगमयितुं। तावत् सर्वेभ्यः अस्तु। नमो नमः। भारत की सनातन भावना सिखाती है रामादिवत वर्तितव्यम न च रावणादिवत, यानी मनुष्य को भगवान राम के समान आचरण करना चाहिए, रावण के समान नहीं। आज के लिए बस इतना ही। सुप्रभातम की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।